ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज जनरल स्टडीज़ पेपर फर्स्ट के लाइव डिस्कशन में मैं सुधीर त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं। मैं आज जनरल स्टडीज़ टेस्ट पेपर के इंडियन पॉलिटी के जो सवाल जो टेस्ट पेपर 1 में आए हुए हैं उसके बारे में मैं आपको बताता हूं कि कैसे एग्ज़ाम में जो यूपीएससी 2021 में जो सवाल आएंगे उसका प्रारूप कैसे होगा और कैसे उन सवालों को आप आसानी से एग्ज़ाम में सॉल्व कर सकते हैं, इसके बारे में हम प्रॉपर डिस्कशन करते हैं। हमारा ये प्रयास है कि जब आप एग्ज़ाम को दे रहे हैं तो एग्ज़ाम में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है कि विद इन 2 आवर में आप कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करें। आपको लगता है कि ये सारे जो ऑप्शन हैं वो सही हैं और ऐसे जो ऑप्शंस हैं जो सही और गलत के बीच में आप कंफ्यूज हो जाते हैं। आप सोचते हैं कि यूपीएससी जो सवाल बनाया है ये सवाल में ये भी ऑप्शन सही है, ये भी ऑप्शन सही है, लेकिन सही कुछ एक और दो ही होता है। तो कैसे आप ये देख सकें कि कोई भी जो सवाल आए हुए हैं वो सवाल में ऑप्शन कौन सा राइट है, उसको पकड़ने का सबसे सही तरीका क्या होता है और किसी भी क्वेश्चन को आप कैसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, इसके बारे में हम प्रयास करते हैं और देखते हैं। उसी के माध्यम से हम टेस्ट पेपर 1 में जो क्वेश्चंस आपको मिले हैं उस क्वेश्चंस के बारे में मैं डिस्कस करता हूं। तो सबसे पहले हम पहले नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। ये कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द रिसेंटली पब्लिश क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर एल्डरली इंडेक्स। जो इंडेक्स जारी किया गया है एल्डर का, उस इंडेक्स के हिसाब से तो इसमें 2 स्टेटमेंट दिया है। पहला दिया है इट इज अ पब्लिश्ड बाय नीति आयोग और दूसरा दिया है राजस्थान एंड हिमाचल प्रदेश और द टॉप स्कोरिंग स्टेट इन एल्डरली स्टेट्स एंड रिलेटरी एज्ड स्टेट रिस्पेक्टिवली। रीजन क्या है? यह सवाल जो आपसे पूछा गया है, सवाल पूछने का सबसे बड़ा जो रीजन है कि ये जो रिपोर्ट जारी की गई, ये रिपोर्ट नीति आयोग के एक मेंबर थे विवेक देवराय। तो विवेक देवराय साहब ने ये रिपोर्ट जारी की और वो नीति आयोग के मेंबर हैं, सदस्य हैं। तो ऐसी स्थिति में जब ये सवाल आया तो एग्जामिनर ने आपके पॉइंट से क्या देखा कि नीति आयोग का मेंबर थे, इसलिए हम अगर नीति आयोग रख देंगे तो लड़के क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए उसने नीति आयोग को ऑप्शन दिया। लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम देखते हैं कि ये रिपोर्ट है क्या। ये जो रिपोर्ट है ये इकोनॉमिक जो एडवाइजरी कमेटी है, इकोनॉमिक एडवाइजरी कमेटी, प्रधानमंत्री जिसके हेड हैं, इसके माध्यम से जारी की गई। अब ये जो कमेटी है ये एक स्वायत्त कमेटी है या गैर संवैधानिक संस्था है, संविधान में जिसका कोई वर्णन नहीं है, अर्थात ये गैर संवैधानिक संस्था है जो भारत सरकार को क्या करती है, एडवाइस करती है और एडवाइस के माध्यम से यह भारत सरकार का जो इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट है उसके बारे में एडवाइस करती है गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट कैसे इस पे कार्य करेगा। तो जो पहला ऑप्शन दिया है कि इट इज अ पब्लिश्ड बाय द नीति आयोग, इट मींस इट इज अ पब्लिश्ड बाय किसके द्वारा, ईआईसी, मतलब इकोनॉमिक एडवाइजरी जो कमेटी है उसके द्वारा यह रिपोर्ट जारी की गई। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो इसका है ये गलत है। अब हम दूसरे स्टेटमेंट में आते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है राजस्थान एंड हिमाचल प्रदेश और द टॉप स्कोरिंग स्टेट। तो ये जो स्टेटमेंट दे रहा है ये स्टेटमेंट सही है। इसके तहत जो राजस्थान और हिमाचल प्रदेश जो है वो टॉप स्कोरिंग स्टेट है। रीजन क्या है? और इसके अलावा इस रिपोर्ट में ये भी है कि जो यूनियन टेरिटरी है उस यूनियन टेरिटरी में जो चंडीगढ़ है वो टॉप पर है। वो चंडीगढ़ क्या है, वो टॉप पर है। तो ऐसी स्थिति में और जो नॉर्थ ईस्ट में हम देखेंगे तो वहां मिजोरम टॉप पे है, वहां मिजोरम टॉप पे है। इसके अलावा इस रिपोर्ट को जब तैयार किया गया इकोनॉमिक एडवाइजरी कमेटी के द्वारा, तो इकोनॉमिक एडवाइजरी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट को इसको तैयार करने में 4 पहलुओं का ध्यान दिया, 4 पिलर यूज किया, जिसके आधार पर उसने स्टेट में देखा कि किस आधार पर हम कहें कि किस स्टेट में जो वृद्ध जन हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनको हम कैसे वो करें। तो पहला उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य के आधार पर देखते हैं, हेल्थ के आधार पर देखते हैं कि हेल्थ के आधार पर उनको एक स्टेट के द्वारा कैसे प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, कैसे स्टेट उसको प्रोवाइड कर रहा है। दूसरा उन्होंने कहा कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी के रूप में देखते हैं, कैसे उनको वित्त के रूप में क्या रहा है, सुरक्षा प्राप्त हो रही है। तीसरा उन्होंने कहा कि समाज उनको किस रूप में ले रहा है, सामाजिक ढांचा कैसा है
और कैसे वो सामाजिक ढांचा इसको ले रहा है। और उन्होंने सामाजिक सुरक्षा की बात की कि जो सामाजिक सुरक्षा है उसका पहलू क्या है। ये 4 पिलर बताए। इसके अलावा इस रिपोर्ट में जब तैयार किया गया तो 8 सब पिलर भी बताए गए जो इसी 4 पिलर में डिवाइड कर दिए गए, और जिसके माध्यम से ये रिपोर्ट जो है इकोनॉमिक एडवाइजरी कमेटी, जिसके प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं, जो एक गैर संवैधानिक संस्था है और जो भारत को सामाजिक और आर्थिक रूप से एडवाइज करती है, इसके द्वारा तैयार किया गया। तो इसमें आपका फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग, सेकेंड स्टेटमेंट इज राइट, इट मीन्स ओनली बी इज द करेक्ट आंसर। बी क्या है? आपका सही आंसर है। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन करा उपकर, पहले ही पॉइंट कर दिया उपकर, और इंग्लिश में इसको कहेंगे सेस। ये उपकर, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये उपकर होता क्या है। ये उपकर होता क्या है, शेष क्या होता है। उपकर जो होता है टैक्स का एक टाइप होता है, अर्थात जो टैक्स होता है उसी टैक्स का एक टाइप होता है, लेकिन इस टैक्स से ये डिफरेंट होता है। रीजन क्यों है डिफरेंट होता है? जब टैक्स में अगर किसी व्यक्ति से टैक्स लिया जाता है तो वो टैक्स उसी व्यक्ति को किसी भी मद में वो खर्चा कर दिया जाता है भारत सरकार के द्वारा। कोई निश्चित मद नहीं होता, किसी एक निश्चित मद में वो खर्च किया जाएगा। लेकिन उपकर क्या होता है? उपकर किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए लिया जाता है, स्पेसिफिक पर्पज के लिए लिया जाता है और उस पैसे को उसी मद में खर्चा किया जाएगा। जैसे शिक्षा के लिए आपसे कोई टैक्स लिया गया और उस टैक्स को उपकर कहते हैं, तो वो पैसा जो है सिर्फ शिक्षा के लिए ही खर्चा होगा, वो पैसा और किसी मद में खर्चा नहीं होगा। इसी को हम कहते हैं उपकर। ये टैक्स का टाइप है, लेकिन टैक्स से डिफरेंट है। टैक्स जब भारत सरकार किसी भी व्यक्ति पर लगाती है तो उसका जो खर्चा होता है वो किसी भी मद में कर सकती है। लेकिन उपकर में क्या करती है? उपकर में सिर्फ स्पेसिफिक पर्पज के लिए, जैसे वर्तमान में आप देखिए स्वच्छता के लिए टैक्स लगाया जाता है, कृषि कल्याण के लिए टैक्स लगाया जाता है, तो जो भी पॉइंट टैक्स लगाया जाता है उसको हम उपकर कहते हैं। और यह टैक्स भारत सरकार के द्वारा भी लगाया जा सकता है तथा राज्य सरकार के द्वारा भी लगाया जा सकता है, कोई भी लगा सकता है, जिसके माध्यम से वो उस क्षेत्र के स्पेसिफिक डेवलपमेंट के लिए उसका उपयोग कर सके, इसलिए उपकर का प्रावधान है। तो जो पहला स्टेटमेंट इसमें देखिए, आर्टिकल 270 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिस्क्राइब एज अ सेस, इट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। 270 क्या कहता है कि इफ द यूनियन लेवीज द टैक्स, अगर यूनियन के द्वारा कोई टैक्स लगाया जाता है, जो यूनियन लगाती है, संघ सरकार लगाती है, और उस टैक्स को डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है किसके द्वारा? राज्यों के द्वारा, तो उसको हम कहते हैं, वो आर्टिकल 270 में है। आर्टिकल 270 कभी ये डिफाइन नहीं करता कि शेष क्या होता है, उपकर क्या होता है। इसलिए पहला जो स्टेटमेंट है वो क्या है? ये गलत है। दूसरा मैंने बताया यह विशिष्ट उद्देश्यों के लगाया जाता है, तो मैंने कहा इट इज अ फॉर्म ऑफ द टैक्स, टाइप ऑफ टैक्स, बट इट इज इम्पोज्ड बाय द स्पेसिफिक पर्पज, फॉर स्पेसिफिक पर्पज। तो विशेष उद्देश्य के लिए, जैसे शिक्षा के डेवलपमेंट के लिए लगाया गया, किसानों के डेवलपमेंट के लिए लगाया गया, स्वच्छता के लिए लगाया गया। जैसे भारत सरकार, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की सत्ता पर काबिज हुए तो उन्होंने लोगों के ऊपर एक टैक्स लगाया कि स्वच्छता टैक्स। तो स्वच्छता टैक्स इट इज नॉट अ टाइप ऑफ टैक्स, इट इज अ टाइप ऑफ सेस। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा, द यूनियन एंड स्टेट के द्वारा लगाया जाता है, संघ और राज्य सरकारों के द्वारा लगाया जाता है, ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। इट इज अ पार्ट ऑफ इनकम टैक्स स्लैब। स्लैब क्या होता है? जैसे विभिन्न प्रकार का जो इनकम होती है उसको स्लैब में डिवाइड कर दिया जाता है, तो उस पर लगाया जाता है, ये भी आपका सही है। तो इसमें कौन सा सही नहीं है, विच इज नॉट करेक्ट, तो इसमें आपका जो ए ऑप्शन है ये सही नहीं है, अर्थात 270 में, संविधान के 270 में इसको किसी भी प्रकार से डिफाइन नहीं किया गया है। अब हम आगे वाले सवाल पे आते हैं। जो आपका नेक्स्ट सवाल है वो आपके राज्य के गठन के बारे में पूछ रहा है। राज्य का गठन एक ऐसा सवाल है जो हमेशा फेडरल स्ट्रक्चर से संबंधित होता है, और फिर आप जानते हैं कि संविधान के अगर हम पार्ट 1 में जाएं, भाग 1 में जाएं, तो हम देखेंगे कि जहां पर आपके संघ और यूनियन टेरिटरी के बारे में वर्णन किया गया है, तो भारत के संविधान के भाग 1 में, भाग 1 में यूनियन तथा स्टेट टेरिटरी एंड स्टेट टेरिटरी
संघ एवं राज्य क्षेत्रों के बारे में वर्णन किया गया है। और संघ एवं राज्य क्षेत्रों के बारे में वर्णन किया गया है। भाग 1 में, भाग 1 आपका यह भी कहता है कि जो भारत है, भारत शैल बी इंडिया, इंडिया को ही हम क्या कहेंगे, भारत कहेंगे। हिंदी में उसको हम भारत कहते हैं और इंग्लिश में उसको हम इंडिया कहते हैं, दोनों क्या है, सेम है। अब भारत के जो संघ राज्य क्षेत्र हैं, जो राज्य क्षेत्र है, अर्थात भारत जो है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित जो प्रदेश है उसमें डिवाइड है। तो 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरी। तो इस अनुच्छेद में यह है कि क्या संसद को यह अधिकार है कि वह राज्य के किन्हीं भी क्षेत्र तथा उसकी सीमा में किसी भी प्रकार का परिवर्तन कर सकती है। तो अनुच्छेद 3 आपको इसके बारे में बताता है और कहता है कि यह अधिकार, राज्य की सीमा या क्षेत्र में परिवर्तन करने का अधिकार भारत की संसद को है। और भारत की संसद पर अगर कोई भी बिल, विधेयक या पेश होता है तो वह पूर्व में राष्ट्रपति की सहमति बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यह सवाल आपका यूपीएससी के एग्जाम में भी पूछा गया है। यही क्वेश्चन, इसी टाइप के सवाल आए हुए हैं। आप क्लियर रखिएगा, जैसे मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूं उस स्टेटमेंट को आप ध्यान से सुनिए। मैंने कहा कि अनुच्छेद 3 जो भारत का संविधान है वो क्या कह रहा है कि संसद को यह अधिकार है कि वह संविधान के अंतर्गत संघ सूची तथा राज्य सूची की सीमा तथा नामों में परिवर्तन कर सकता है, लेकिन संसद में कोई विधेयक सदन के पटल पर तभी रखा जाएगा जब वह राष्ट्रपति के पूर्व सहमति से हो, अर्थात बिना राष्ट्रपति के प्रायर पर कंसेंट से कोई भी विधेयक संसद के पटल पर नहीं रखा जाएगा। तो ऐसी स्थिति में राज्य जो राष्ट्रपति होगा, जो सीमा क्षेत्र या नाम में जिस राज्य से संबंधित होगा उस राज्य के पास वो भेज सकता है। अब उस राज्य की जो विधानसभा है, चाहे तो उसके पक्ष में दे, चाहे तो उसके विपक्ष में दे, उसके जो रेजोल्यूशन है, उसका जो रेजोल्यूशन है उसको मानने के लिए ये संसद या राष्ट्रपति बाउंड नहीं है। इट मींस ये पावर किसके पास है, संसद के पास है। और इसका जो वो होगा, संशोधन होगा, वो सिर्फ सिंपल मेजॉरिटी से होगा, अर्थात साधारण बहुमत से होगा। साधारण बहुमत का मतलब होता है 100 हैं तो 100 में आधे से एक अधिक, अर्थात 51 व्यक्तियों, सांसदों के द्वारा अगर कोई विधेयक पास कर दिया गया तो इसको हम क्या कहेंगे, सिंपल मेजॉरिटी कहेंगे। तो आप देखिए इसमें स्टेटमेंट क्या है, अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन की आवश्यकता होती है। यह स्टेटमेंट आपका टोटली रॉन्ग है। दूसरा स्टेटमेंट आपका कह रहा है कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द कंसर्न स्टेट मस्ट पास द बिल विद द सिंपल मेजॉरिटी, दैट इज द करेक्ट स्टेटमेंट है। सिंपल मेजॉरिटी से पास करती है, लेकिन लेजिस्लेटिव असेंबली है, इसलिए लेजिस्लेटिव असेंबली को कोई भी पावर नहीं है। इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। मैंने क्या बताया था, पार्लियामेंट, लेजिस्लेटिव असेंबली का बात नहीं किया था। थर्ड आपका कह रहा है द पार्लियामेंट शैल पास द बिल विद ए सिंपल मेजॉरिटी फॉलोइंग ऑन ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस, राइट स्टेटमेंट। क्या है, यहां पर जो संसद है वो सामान्य जो प्रक्रिया होती है किसी भी कानून को पास करने से, उससे क्या कहते हैं, किसी राज्य की सीमा तथा क्षेत्र में परिवर्तन कर सकता है, अर्थात चेंज कर सकता है। तो ये स्टेटमेंट आपका राइट स्टेटमेंट है। ठीक, तो इसमें आपका सही स्टेटमेंट क्या है, सी है, सिंपल मेजॉरिटी से कोई भी राज्य की सीमा तथा क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। अगला जो सवाल है, प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SC, ST एंड अदर वीकर सेक्शन इज प्रोवाइडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये प्रोविजन सीधा किसी प्रोविजन से संबंधित है और ऐसा प्रोविजन है जिस प्रोविजन को लेकर 1951 से भी डिस्प्यूट चल रहा है। स्टेट ऑफ मद्रासा वर्सेस चंपाकरम द्वैराजम का जो केस हुआ, जिसके बाद में सरकार ने फर्स्ट अमेंडमेंट पास किया, ये केस वहां से संबंधित है। जब फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव स्टेट पॉलिसी दोनों के बीच में क्लैश हुआ कि कौन सुपीरियर है, इसके तहत यह कहा गया कि स्टेटमेंट किससे संबंधित है। तो आप जानते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी से संबंधित है।
तो मैंने बताया था कि ये अनुच्छेद 46 में दिया हुआ है, जो अनुच्छेद 46 आपका डायरेक्टिव स्टेट पॉलिसी में है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है, उसमें इसका वर्णन किया गया है। ये कह रहा है कि जो इकोनॉमिक आधार पर यदि हम एससी और एसटी के क्षेत्रों को क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे। तो मैंने बताया ये डिस्प्यूट आपका 1951 से चल रहा था, जब स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेज चंपाकरम दोराजन का केस आया, और इस केस में जो रिजर्वेशन का प्रावधान यूनिवर्सिटी में तमिलनाडु में किया गया, उसके विरोध में सुप्रीम कोर्ट ने कहा इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिकॉज इट इज वायलेटेड द फंडामेंटल राइट विच इज मेंशन अंडर आर्टिकल 15 and 16 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और आप ये कभी नहीं कर सकते कि आप फंडामेंटल राइट डायरेक्टिव स्टेट पॉलिसी के प्रिंसिपल को लागू करने के लिए आप मूल अधिकारों का किसी भी प्रकार से उल्लंघन कर सकते हैं। इसी के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय ने इसको क्या कर दिया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया, और कहा कि ऐसा कोई भी प्रोविजन जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करेगा वह क्या है, असंवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। फिर इसके लिए फर्स्ट अमेंडमेंट ले आया गया, और फर्स्ट अमेंडमेंट के माध्यम से एससी एसटी या अदर जो रिजर्वेशन की बात की गई, अदर बैकवर्ड इकोनॉमिक सोशल एजुकेशनल रूप से जो पिछड़े हुए हैं, वो उसकी बात की गई। लेकिन ये जो प्रोविजन है इकोनॉमिक जो वीकर सेक्शन की बात कर रहा है, वो आपका कर रहा है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो आपका उसमें है, और उसमें अनुच्छेद 46 ये डायरेक्ट स्टेटमेंट है। तो इसका जो आंसर होगा वो सिर्फ 3 ओनली होगा। सवाल आपसे वही एग्जाम में पूछे जाते हैं जो एग्जाम में आने वाले होते हैं। आप अगर हर सवाल को उस पॉइंट से देखने का प्रयास करेंगे कि कौन सा आएगा कौन सा नहीं आएगा, इसीलिए किया जाता है कि आप जब भी स्टडी करें तो मस्ट बी एज होल एस्पेक्ट आप देखने का प्रयास करें। कोई भी एग्जाम का शॉर्टकट नहीं होता जिसके माध्यम से आप उसकी तैयारी करें। अगला जो सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और करेक्ट विथ रेफरेंस टू द प्रिवेंटिव डिटेंशन। देखिए, दो तरह का डिटेंशन होता है। एक सामान्य डिटेंशन होता है, डिटेंशन मतलब गिरफ्तारी कहते हैं हिंदी में जिसको, एक सामान्य डिटेंशन होता है, और एक जो डिटेंशन होता है वह क्या कहते हैं, प्रिवेंटिव होता है। अर्थात किसी भी व्यक्ति को यदि लगता है कि कोई अपराध कारित कर सकता है, भारत की शांति सुरक्षा संप्रभुता में किसी प्रकार की खतरा उत्पन्न कर सकता है, तो ऐसे लोगों को प्रिवेंटिव डिटेंशन के रूप में किया जाता है। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन की जो बात है वो भारत के संविधान के अनुच्छेद 22 में इसका वर्णन किया गया है, और बताया गया है कि जो प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में बात करता है अनुच्छेद 22 में है। इसमें दो प्रकार की बात की गई है। पहला सामान्य जो ऑर्डिनरी प्रोसेस होता है किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तारी करने का, और दूसरा जो निरोधात्मक होता है जिसे हम किसी प्रिवेंटिव कहते हैं। तो जो ऑर्डिनरी प्रोसेस होता है इसमें यह होता है कि यदि हम किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर रहे हैं तो गिरफ्तार करने से पहले हमें उसका आधार बताना होगा कि क्या उसका बेसिस है। दूसरा, हमको यह बताना होगा कि हमें उसको लीगल एड देना पड़ेगा, अर्थात हमें वकील का चॉइस उसको देना पड़ेगा कि कौन सा वकील जो लीगल होगा वो उसको एडवाइस दे सके। तीसरा, हमको उसको विद इन 24 आवर में मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना होगा। अगर ऐसा नहीं करता तो उसके राइट्स का या फंडामेंटल राइट का वायलेशन होगा। ये तो ऑर्डिनरी प्रोसेस है। दूसरा जो प्रोसेस होता है निरोधात्मक, यह है जो सरकार के द्वारा यदि कोई व्यक्ति भारत की स्वतंत्रता, भारत की संप्रभुता, भारत की शांति को किसी भी प्रकार से कमजोर करता है, तो ऐसी स्थिति में उसे क्या होगा, निरोधात्मक अर्थात प्रिवेंटिव रूप से रोका जाएगा। तो इसमें क्या कह रहा है, इसमें यह कहता है कि यदि कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया जा रहा है तो उस व्यक्ति को 3 माह से ज्यादा हम क्या करते हैं, गिरफ्तार नहीं कर सकते। यदि हम उस व्यक्ति को 3 माह से ज्यादा गिरफ्तार रखना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में हमको हाई कोर्ट के जज की एक एडवाइजरी कमेटी होगी, और उस एडवाइजरी कमेटी से हमको क्या लेना पड़ेगा, एडवाइस लेना पड़ेगा। वो हमको जब परमिशन देगी तभी हम ऐसा कर सकते हैं। और यदि उसको क्या मिलेगा, उसको उसका ग्राउंड बताया जाएगा, आधार बताया जाएगा, किस आधार पर आपको प्रिवेंटिव किया जा रहा है, निरोध किया जा रहा है। तो इस आधार पर आप जानते हैं जो प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है अपने में एक ऐसा लॉ होता है जो विश्व के अधिकांश देशों में हमेशा इमरजेंसी के सिचुएशन में यूज किया जाता है। लेकिन आप लोग हमेशा अपने माइंड में रखिएगा कि भारत के परिप्रेक्ष्य में ऐसा नहीं है। भारत के परिप्रेक्ष्य में ये इमरजेंसी में तो यूज किया ही जाएगा, इसके अलावा शांति के समय भी इसका यूज किया जा सकता है।
आप जानते हैं कि भारत की जो संसद है वो समय समय पर प्रिवेंटिव लॉ पास करती है। जैसे इस समय अनलॉ जो एक्ट है, अनलॉ जो एक्ट है जिसके गैर कानूनी जो निरोध अधिनियम है 2004 में जो पास किया गया। आपने पोटा का नाम सुना होगा जिसे 2002 में पास किया है। टाडा का नाम सुना होगा, नेशनल सिक्योरिटी बिल रासुका का नाम सुना होगा। तो 1950 में भी एक्ट पास किया गया, निवारक निरोध अधिनियम 1950, ये भी पास किया गया। तो ये सारे एक्ट क्या है, वो प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में है, और जब आपने क्लास में पढ़ा होगा तो आपने इसके बारे में और भी ज़्यादा डिटेल में देखा होगा। अब हम इसके आगे चलते हैं। अब इसमें से कौन सा ऑफेंस है और कौन सा नहीं है। तो आप जानते हैं कि पब्लिकेशन, जब कोई चुनाव होता है तो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ जो एक्ट होता है उसमें लागू होता है। तो इसमें जो ऑफेंस की बात कर रहा है उसको आप देखिए कि चुनाव के दौरान एग्जिट पोल के नतीजों का प्रकाशन, बिल्कुल एकदम राइट स्टेटमेंट है। आप सुनते हैं यदि कोई ऐसा अपराध कारित करता है तो उसे 3 साल की सजा मिलेगी। ठीक है, तो पहला रिप्रेजेंटेशन पीपुल एक्ट के तहत ये भी क्या है, अपराध है, और उस व्यक्ति को 3 साल की सजा मिलेगी। दूसरा क्या है, भाषा के आधार पर शत्रुता को बढ़ावा देना, ये भी आपका स्टेटमेंट क्या है, सही है। ये भाषा के आधार पर यदि कोई व्यक्ति इस तरह की एक्टिविटी करता है तो उसे भी क्या मिलेगा। दूसरा क्या है, आदर्श आचार संहिता के आवेदन के दौरान जनमत सर्वेक्षणों का प्रशासन, ये स्टेटमेंट आपका गलत है। क्योंकि आप देखते हैं कि जब भी चुनाव आचार संहिता लागू हो जाती है तो ऐसी स्थिति में एग्जिट पोल का प्रकाशन नहीं बनता, बल्कि जब चुनाव स्टार्ट हो जाता है, चुनाव का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, तब वो प्रक्रिया शुरू होती है। तो जनमत संग्रह आप आचार संहिता के बाद से समाप्त नहीं होता, बल्कि चुनाव की प्रक्रिया जब शुरू हो जाती है तब होता है। इसलिए ये स्टेटमेंट आपका सही नहीं है। तो 1, 2 और 4 ये स्टेटमेंट आपके सही हैं। तो आंसर आपका कौन सा होगा, डी होगा। ठीक है, अब इसके हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट जो आपका है वो स्टेटमेंट इंफॉर्मेशन कमिश्नर के बारे में है। चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन, आपने जानते हैं कि भारत में 2005 में राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट पास किया गया, और उसी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत एक चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन सेंट्रल स्तर पर नियुक्त किया गया। इसके अपॉइंटमेंट जो है भारत का राष्ट्रपति करेगा, और इसका जो कार्यकाल होगा वो 5 वर्ष का होगा, या तो 5 वर्ष हो या तो 65 वर्ष हो। और इसे अपने जो सेवा और भत्ते मिलेगा और निर्वाचन आयोग जो होते हैं, जो सदस्य होते हैं, उनके आधार पर मिलेगा। तो मुख्य निर्वाचन आयोग जो होंगे उनके आधार पर इनको सैलरी और अलाउंस मिलेगा। इसके अलावा उन्हें अपने पद से भी भ्रष्टाचार एवं कदाचार के आधार पर हटाया जा सकता है। तो इसमें यही स्टेटमेंट दिया है कि देखिए कि इसमें कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट है, हिज अपॉइंटमेंट एज रिमूवल इज डन बाय द प्रेसिडेंट, इज राइट स्टेटमेंट। मैंने पहले ही बताया कि चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ये स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा, ही इज नॉट एलिजिबल फॉर द रीअपॉइंटमेंट, ये पुनः नियुक्ति के लिए नहीं हो सकता, ये भी स्टेटमेंट आपका सही है, गलत है, सही है। दूसरा, हिज सैलरी अलाउंस एंड अदर सर्विस कंडीशन और सिमिलर टू दोज एन इलेक्शन कमिश्नर, ये स्टेटमेंट आपका गलत है, क्योंकि इसके जो सैलरी होती है वो चीफ इलेक्शन कमीशन के हिसाब से होती है, ना कि मुख्य आयुक्त के द्वारा, चुनाव आयुक्त के द्वारा। तो इसका जो स्टेटमेंट है वो है 1 और 2, इट इज़ अ राइट स्टेटमेंट। आपका तीसरा स्टेटमेंट गलत है, ये इलेक्शन कमीशन नहीं होना चाहिए, चीफ इलेक्शन कमीशन होना चाहिए। तो इसका क्या आंसर होगा, 1 और 2। नेक्स्ट स्टेटमेंट, विच एमंग द फॉलोइंग कैन बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट एजेंसी फॉर कंडक्टिंग सोशल ऑडिट। आप जानते हैं कि समाज में या सामाजिक रूप से जो कोई ऑडिट होता है वो ऑडिट करने का अधिकार किसके पास है, वो ग्राम सभा को होता है। लेकिन जो सेंट्रल में जो ऑडिट का काम करता है वो कौन करता है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक करता है। ये सवाल आपका यूपीएससी में पूछा भी जा चुका है। और आप ये जानिए कि हमेशा ग्राम सभा को पंचायतों का जो अधिनियम है उस अधिनियम के तहत जो सोशल ऑडिट का अधिकार होता है वो ग्राम सभा को होता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, वो आपका बी वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, अकाउंटेबिलिटी ऑफ सिविल सर्वेंट इन इंडिया इंश्योर्ड थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग। आप लोगों ने इथिक्स पढ़ा है, तो इथिक्स में आपको कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ एथिक्स, विजिलेंस कमीशन के बारे में बताया भी जाता है। अब कोड ऑफ कंडक्ट जो रूल बना, उस रूल के माध्यम से जो सिविल सर्वेंट्स के कोड ऑफ कंडक्ट हैं उनको क्या कहते हैं, रेगुलेट किया जाता है। और ये जो कोड ऑफ कंडक्ट बना वो 1964 में बना। 1964 में कोड ऑफ कंडक्ट का
1964 में कोड ऑफ कंडक्ट बनाया गया, जबकि भारत में किसी भी प्रकार का कोड ऑफ एथिक्स नहीं है। तो इसलिए आपका कोड ऑफ कंडक्ट का स्टेटमेंट सही है। विजिलेंस कमीशन भारत में है, बहुत तरह के राज्यों में और स्टेट संघ स्तर पर भी विजिलेंस कमीशन की नियुक्ति की गई है। तो 1 और 3 इज राइट स्टेटमेंट। तो आपका बी वाला ऑप्शन क्या है, राइट है। नेक्स्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेड टू बी द सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी, विच ऑफ द अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज सपोर्ट इन दिस आर्गूमेंट। तो आप देखते हैं कि भारत में कौन संविधान सिंथेसिस किसका है, पार्लियामेंट भी सुप्रीम है और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, न्यायालय की स्वतंत्रता ही है। तो ऐसी स्थिति में कौन सा है, तो द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 378 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज अ राइट स्टेटमेंट। भारत के संविधान संशोधन की जो भारत के संविधान संशोधन की भारत में संविधान संशोधन की जो बात की गई है वह संविधान संशोधन के अनुच्छेद 368 के तहत किया गया है। 368 के तहत भारत के संविधान में क्या किया जा सकता है, संसद के द्वारा संशोधन किया जा सकता है। अर्थात इसमें 368 के तहत 3 तरह के संविधान संशोधन होते हैं, आपने पढ़ा है। सामान्य होता है, विशेष बहुमत होता है, तब विशेष तथा आधे से अधिक राज्यों का अनुसमर्थन होना चाहिए, तभी संविधान में संशोधन हो पाएगा। तो जो है संविधान में पावर किसके पास है, किसी भी प्रोविजन को संशोधित कर सकती है, 368 के तहत है। लेकिन दूसरा स्टेटमेंट क्या है, जुडिशियल। और यही क्लैश था जब भारत का संविधान जब भारत का संविधान बना तो शुरू से लेकर 1980 तक हमेशा भारत की सुप्रीम कोर्ट और भारत की संसद के बीच संघर्ष होता रहा। संघर्ष किस बात का था कि यदि कोई अधिनियम जो भारत के संविधान में दिया गया है, बेसिक स्ट्रक्चर मूल रूप में दिया गया है, यदि उसमें किसी प्रकार की छेड़छाड़ किया जा रहा है तो जुडिशरी उसको क्या कर देगी, अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर देगी। तो इसी आधार पर 1973 में जब केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि पार्लियामेंट हैज अ पावर, पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो संविधान के किन्हीं भी उपबंधों का कैसे भी संशोधन कर सकती है, लेकिन पार्लियामेंट के पास यह पावर नहीं है कि उस संविधान के किसी भी मूल अधिकार को, बेसिक स्ट्रक्चर, मूल संरचना को किसी भी प्रकार से संशोधित कर दे। तो इसलिए क्या हुआ, यह सिंथेसिस है जहां पर पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी तथा जुडिशियल सुप्रीमेसी दोनों को संश्लेषित किया गया, दोनों अपने अपने लेवल पर क्या है, सुप्रीम है। तो ये आपका स्टेटमेंट सही है। द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 13 सब क्लॉज 2, ये आपका बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। इट इज स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों क्या हैं आपके, सही है। पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी बहुत ज़्यादा जरूर इंडिया में है, लेकिन कभी भी वो संविधान के उन उपबंधों का संशोधन नहीं कर सकती जो उपबंध संविधान की मूल संरचना में दिए गए। तो आपका ये पॉइंट हमेशा क्लियर होना चाहिए कि कहां पर जुडिशियल की लिमिटेशन है, जुडिशरी कहां तक किसी भी एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर सकती है, उसके क्या ग्राउंड है, और कहां पर पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो संशोधित कर सकता है। भारत ने ब्रिटिश फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट अपनाया, अर्थात पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट अपनाया। और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट का मतलब ब्रिटेन में कुछ और है। ब्रिटेन में क्या होता है, अगर ब्रिटेन में तो पार्लियामेंट के पास इतना पावर है कि यदि वो चाहे तो पुरुष को महिला और महिला को पुरुष बना सकती है, लेकिन भारत का संविधान ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि पुरुष जो है वो पुरुष ही रहेगा, उसका बेसिक स्ट्रक्चर नहीं चेंज कर सकती। आपके माइंड में हमेशा ये चीज क्लियर होना चाहिए, और आपके पूरा संविधान का ये थेसिस है। अर्थात यही सवाल आपसे हमेशा एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, प्री में भी और मेंस में भी। और ये सवाल आपका जैसे जैसे क्लियर होता जाएगा, आपका कॉन्सेप्ट उतना ही स्ट्रांग होता जाएगा। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। अब इसमें छठी अनुसूची के बारे में आपको बताया गया है कि छठी अनुसूची क्या है। इससे पूछा गया कि जो छठी अनुसूची में अधिकार हैं वो किसको हैं। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन है, छठी अनुसूची के तहत बनाए गए स्वायत्त जिले राज्य के कार्यकारी प्राधिकरण से बाहर हैं। ये स्टेटमेंट आपका गलत है। छठी अनुसूची में आप जानते हैं जो ट्राइबल एरियाज होते हैं, जो असम, मेघालय, मिजोरम तथा त्रिपुरा में लागू होते हैं, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा में लागू होते हैं, उन स्टेटों में छठी अनुसूची लागू होती है।
तो इसमें जो अथॉरिटी है ये कभी भी राज्य की परिधि से बाहर नहीं है। तो पहला जो स्टेटमेंट है ये आपका स्टेटमेंट गलत है। दूसरा क्या है, ओनली प्रेसिडेंट कैन इंक्रीज एंड डिक्रीज द एरिया ऑफ ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट अंडर द 6th शेड्यूल, ये भी स्टेटमेंट आपका गलत है क्योंकि राज्यपाल को ये पावर होता है। तीसरा क्या है, द डिस्ट्रिक्ट एंड रीजनल काउंसिल इन दीज रीजन और एम्पावर्ड टू एसेस एंड कलेक्ट लैंड रेवेन्यू, ये स्टेटमेंट आपका सही है कि वहाँ पे जो लैंड रेवेन्यू होती है वो लैंड रेवेन्यू कौन कलेक्ट करता है, ये कलेक्ट करते हैं। तो आपका तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है, तो यही आपका आंसर होगा। अब विच ऑफ द फॉलोइंग एफर्ट बाय द गवर्नमेंट कैन नॉट बी हेल्ड violative of the fundamental right under the article 14 and 19? It is a very important question and कैसे है आप देखिए समझिए। संविधान में आपको शायद पढ़ने को आपने पढ़ा भी होगा लेकिन आपको समझ में नहीं आया होगा। ये सवाल वहाँ से है। ये सवाल भारत के संविधान में न्यायपालिका और जुडिशरी के जो पावर ऑफ कन्फ्लिक्ट होता है, संघर्ष होता है, उससे भी संबंधित है। ये सवाल आप सवाल में पढ़ते होंगे लेकिन कभी भी आप फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव स्टेट पॉलिसी के रिलेशन से भी संबंधित है। और ये सवाल आपके संविधान के ऐसे पार्ट से संबंधित है जिससे यूपीएससी 2 बार मेंस में भी क्वेश्चन भी पूछ चुका है और प्री में भी अगेन टू अगेन सवाल आते हैं। कैसे है, अगर आप देखिए इसमें सवाल में जो पहला पॉइंट है उसमें ये है, इसके माध्यम से हम 31A, 31B तथा 31, 31C ये 3 आर्टिकल आपके इन्वॉल्व हैं। 31A और 31B को प्रथम संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से, तथा जो 31B में हमने 9वीं अनुसूची, इसके साथ 31B के साथ 9वीं अनुसूची भी जोड़ा। 31A ये कहता है कि जो लैंड जो पहले जागीर थी, जागीरों का क्या किसी भी प्रकार से अधिग्रहण नहीं कर सकते थे, तो इसके लिए 31A बनाया। और 31B में ये रखा कि यदि भारत के द्वारा कोई ऐसा कानून बनाया जाता है जिससे द्वारा व्यक्ति के मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो ऐसी स्थिति में उसे 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया। 9वीं अनुसूची के तहत जुडिशरी कोई अधिकार नहीं है कि वो अधिनियमों का जुडिशियल रिव्यू कर सके। 31C को संविधान के 25वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया और यह संविधान संशोधन केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसको कॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया। 31C क्या कहता है, 31C यह कहता है कि भारत के संविधान में अनुच्छेद 39A और 39B के दिए गए उपबंधों का यदि भारत की सरकार के द्वारा किसी भी प्रकार से लागू करने का प्रयास किया जाता है या कोई ऐसा कानून बनाया जाता है और वह कानून भारत के संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 14 तथा 19 का किसी भी प्रकार से उल्लंघन करता है, तब भी वह कानून क्या होगा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होगा। यहां पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इफ एनी कंफ्लिक्ट बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव स्टेट पॉलिसी, देन सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट if any conflict made fundamental right and directive state policy, then directive state policy shall be prevail over them fundamental right। अर्थात यहां पर अनुच्छेद 19 के उल्लंघन के बावजूद भी यदि कोई कानून 39A और B के बंधों का किसी भी प्रकार से पालन करने के लिए किया जा रहा है तो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित नहीं किया जाएगा। तो इसी के तहत सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 39A और B और C क्या है, उसमें कहता है जो मटेरियल जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उस पर सबका अधिकार होना चाहिए और जो राज्य के नागरिक हैं उनका प्रॉपर रूप से डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। इस आधार पर ये बातें कही। तो इसमें प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, टेकिंग ओवर द मैनेजमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज बाय द स्टेट, ये भी स्टेटमेंट सही है। एमोलगेशन ऑफ कॉर्पोरेशन, ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। जिसका 1, 2, 3 ये तीनों स्टेटमेंट आपके राइट हैं। ये सवाल आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सवाल आपसे हमने जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा होगा तो इसमें ये सवाल आपका आया होगा। इस सवाल को आप मेंस में भी और उसमें भी बहुत आसानी से लिख सकते हैं। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स आर आल्सो अवेलेबल फॉर फॉरेन नेशनल्स, कौन से आप जानते हैं कि संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों का एक लंबी श्रृंखला दी गई है।
फंडामेंटल राइट के बारे में, एफआर के बारे में, फंडामेंटल राइट के बारे में संविधान के पार्ट 3 में काफी ज्यादा विवरण दिया गया है। और यह भाग आपको यह बताता है कि कौन कौन से अधिकार जो आपको सिटीजन को प्राप्त है और कौन कौन से अधिकार जो आपको नॉन सिटीजन को प्राप्त है। तो यह संविधान कहता है कि अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 तथा अनुच्छेद 30, ये जितने अधिकार हैं ये सिर्फ भारत के नागरिकों को प्राप्त हैं, और इसके अलावा जितने भी अधिकार हैं वह भारत के नागरिकों तथा गैर नागरिकों को दोनों को प्राप्त है। तो इसके तहत ये कह रहा है इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, इसके बारे में जो बात कर रहा है ये इसका मतलब है कि अनुच्छेद 14 में दिया गया है, और यह भारत के भी नागरिकों तथा भारत के जो गैर नागरिक हैं उनको भी प्राप्त है। दूसरा, प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, ये जो पॉइंट है यह अब अनुच्छेद 15 में दिया गया है। इसका मतलब यह सिर्फ भारत के नागरिकों को प्राप्त है। राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन जो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से संविधान में जोड़ा गया, यह आपका किसमें प्राप्त है? 86 के माध्यम से जोड़ा गया, ये नागरिकों तथा गैर नागरिकों दोनों को प्राप्त है। उसके बाद प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर ऑफ माइनॉरिटी, ये आपका जो आर्टिकल 29 में है, तो ये किसको प्राप्त है? सिर्फ सिटीजन को प्राप्त है। तो आप देखिए विच इज ऑब्लिविड टू फॉरेन नेशनल, तो आप देखिए कि फर्स्ट और आपका थर्ड, इट इज राइट स्टेटमेंट, फर्स्ट और 3 ये आपको किसको प्राप्त है? जो भारत के नागरिक नहीं है उनको भी प्राप्त है। अगला जो प्रोविजन है वो है सीमा विवाद के बारे में। यह कह रहा है कि जो सेटलमेंट बाउंड्री डिस्प्यूट होता है, जिसके माध्यम से भारत के संविधान में 100वां संविधान संशोधन किया गया, और भारत 100वें संविधान संशोधन के माध्यम से जो कॉलोनियां भारत में बांग्लादेश की थी और बांग्लादेश की जो कॉलोनियां भारत में थी, वो बांग्लादेश की जो भारत की कॉलोनियां थी उसका आदान प्रदान किया गया। तो क्या यह आदान प्रदान भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत सिंपल मेजॉरिटी के तहत हो सकता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके लिए भारत के संविधान में बेरुवारी के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसके लिए क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बहुत ज़्यादा आवश्यक है। और बेरुवारी का जो वाद है वो इसी से संबंधित है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा यदि भारत अपनी किसी राज्य क्षेत्र का दूसरे राज्य से अदला बदली कर रहा है या दे रहा है, उसके लिए संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता होती है। तो यह जो स्टेटमेंट है इसमें किस सीमा किसकी आवश्यकता है? अनुच्छेद 368 के तहत एक संवैधानिक संशोधन की। दैट स्टेटमेंट इज ए राइट। नेक्स्ट स्टेटमेंट पे हम आते हैं। भारत के अटॉर्नी जनरल के बारे में आप जानते हैं कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 76 में, भारत के संविधान के अनुच्छेद 76 में अटॉर्नी जनरल के बारे में लंबी बात बताई गई है, उसकी एलिजिबिलिटी बताई गई और बताया गया कि इसे भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो वो ऐसा व्यक्ति जो सर्वोच्च न्यायालय की योग्यता रखता हो, पहला स्टेटमेंट आपका राइट है, वो राष्ट्रपति की इच्छा से पद का धारण कर सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। 76 सब क्लॉज 3, वह संसद के सदस्य के लिए उपलब्ध विशेषाधिकार और प्रतिरक्षा का लाभ ले सकता है। इट इज ए स्टेटमेंट राइट। तो आपका 1, 2, 3 तीनों स्टेटमेंट आपके सही। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब इसमें पूछा है कि कौन से ऐसे अधिकार हैं जो आपको कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस से प्रोटेक्शन देते हैं। तो आप जानते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 20 में 3 प्रोविजन दिए हैं। एक्सपोस्ट फैक्टो लॉ, यदि कोई भूतलक्षी कानून है तो उसे आप पीछे से लागू नहीं कर सकते। मैंने आपको बताया, आप जानते हैं कि यक्ष अगर कोई अपराध कारित कर रहा है, यक्ष अगर कोई अपराध कारित कर रहा है, यक्ष कोई अपराध आज कारित कर रहा है और भारत का जो संसद है वो कल नियम बना रही है, तो ऐसी स्थिति में यक्ष के ऊपर जो लॉ लगेगा वो वर्तमान का लगेगा, ना कि कल का आज का लगेगा। तो इसमें क्या है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। किसी भी व्यक्ति को हम मजबूर नहीं सकते कि अपना अंगूठा दे। ये 20 ऑफ क्लॉज 3 में है और ये 20 ऑफ क्लॉज 1 में है, और ये जो है ये कहीं पर भी नहीं है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट आपका सही गलत है। तो इसमें प्रोटेक्शन की बात कर रहा है, तो प्रोटेक्शन जो कन्विक्शन से होता है वो 20 ऑफ क्लॉज 2 से देता है, जिसमें डबल जियोपॉर्डी की बात की गई है, दोहरा दंड की बात की गई है। और जो दोहरा दंड, किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक से अधिक बार दंड नहीं दिया जा सकता। दैट इज कॉल्ड डबल जियोपॉर्डी, जो अमेरिका से लिया गया है। और यह प्रोविजन भारत के संविधान में 20 सब क्लॉज 2 में दिया गया है। तो इसके माध्यम से कोई भी स्टेटमेंट आपका सही नहीं।
ठीक है, लास्ट के पार्ट में आते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो आपका है इस पॉलिटिक टेस्ट पेपर 1 का, वो ये कह रहा है कि इसमें पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट क्या होती है। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट क्या होती है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट का मतलब होता है जब कार्यपालिका संसद के प्रति क्या हो, उत्तरदायी हो। जब कार्यपालिका क्या हो, संसद के प्रति उत्तरदायी हो। जब कार्यपालिका संसद के प्रति क्या हो, उत्तरदायी हो, उसी को हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट करते हैं। व्हेन एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड द पार्लियामेंट, इट मींस दैट इज कॉल्ड द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। तो यहाँ पर जो बातें की गई, मतलब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट के तहत क्या है कि जब एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल हो तो उसकी, तो आप यहाँ पर जो स्टेटमेंट आप देख रहे हैं, इस स्टेटमेंट में एग्जीक्यूटिव बीइंग रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटर, इट इज अ स्टेटमेंट राइट है। तो यही आपका स्टेटमेंट इसमें सही है और दोनों स्टेटमेंट आपके गलत हैं। डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल स्टेट इज द साइलेंट फीचर्स ऑफ द फेडरलिज्म, संघात्मक की विशेषता है। और सेपरेशन ऑफ पावर एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव, ये आपका प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट या क्या सिस्टम है। तो आपका जो एग्जीक्यूटिव बीइंग रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटर, इट इज अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। आप जानते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म में मंत्रिपरिषद या प्रधानमंत्री के पास ही सारी सत्ता रहती है और वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। तो ऐसी स्थिति में जो एग्जीक्यूटिव का हेड कौन होता है, प्रेसिडेंट होता है, लेकिन वो क्या होता है, रियल हेड होता है। अगर नॉमिनल हेड किसके पास होती है, जो रियल हेड होता है वो होता है भारत का प्रधानमंत्री या मंत्री परिषद। तो ये आपका स्टेटमेंट सही है। तो सेकंड स्टेटमेंट इज द राइट स्टेटमेंट, इट मीन्स ऑप्शन सी इज द करेक्ट। ये आपका पोलिटी फर्स्ट का डिस्कशन रहा। ठीक है, थैंक यू।